जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो व्रत को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। 42 लोग हैं, 42 लोग हैं। पार्टी और व्यक्ति मिलाकर के 42 लोग हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता ने स्क्रिप्ट लिखी थी कि ऐसे जाओ, ऐसे नहीं होगा, ऐसा धरना देने से नहीं होगा। कृतज्ञ हूं इनका कि इन्होंने इस अग्नि परीक्षा में मुझे उतरने का मजबूर किया, क्योंकि ये आरोप मेरे ऊपर ही नहीं थे। एक तरीके से मेरे ऊपर होते हुए हमसे नीचे और हमसे ऊपर, यानी वर्ल्ड रेसलिंग या ओलंपिक जो बॉडी है उसमें जो लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। 127 डेट पड़ी है, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, हर डेट को मैं हाजिर हूं। और ये श्रीमान लोग 6 महीना गवाही देने के लिए नहीं आए। और जो कई मामले में गवाही था इन्हीं लोगों के परिवार का था। ये फैमिली ड्रामा, उस ड्रामे का एक मेंबर था, वो गवाही नहीं दिया, तो हम क्या करें। मैंने कभी भी फर्स्ट डे से आज तक मैंने अपने आप को अपराधी माना ही नहीं। संघर्ष से मन नहीं भरा? 100 साल तक करेंगे संघर्ष। देखिए, बरी होने के पहले मेरी हर बात में लगता था अहंकार है, हर बड़ी बात में लगता था ठसक है, ठकुराई दिखा रहा है, दबदबा दिखा रहा है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न गहते हैं जो आ पड़ता सब सहते हैं। गुरु रितेश्वर जी महाराज का आशीर्वाद लेने आप यहाँ आए। आशीर्वाद आपको हमेशा मिला, आज भी मिला? इस जजमेंट के पहले भी, चूंकि गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर था, तो नागपुर जाना हुआ था और उस समय भी आशीर्वाद लिया था। और आज कल जजमेंट था, तो आज वृंदावन आया हूँ और गुरु जी का आशीर्वाद ले रहा हूँ। और कल थोड़ा दिल्ली में कार्यक्रम है और परसों अयोध्या के संतों का आशीर्वाद लूँगा। मैं सदैव मेरे साथ संतों का आशीर्वाद रहा है और मुझे संतों पर वो बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर। तो आज आया था, आशीर्वाद लेकर के जा रहा हूँ और परसों अयोध्या के संतों का आशीर्वाद लूँगा। फिर आगे युद्ध शुरू होगा। फिर आगे? अरे हंसने के लिए कहते युद्ध शुरू होगा, अरे जीवन भी तो एक युद्ध ही है, रणभूमि है। जीवन ही एक युद्ध ही है, जीवन एक युद्ध है। आपके पास कविताएं, शेरो शायरी बहुत रहती है इस जीवन संघर्ष को लेकर, एक हो जाए? अब जैसे हमारा नहीं है, लेकिन कहते हैं युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो व्रत को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। क्योंकि मैं तो कभी हूँ नहीं, तो मैं कोई सुन लेता हूँ तो कंठस्थ कर लेता हूँ। तो युद्ध माने संघर्ष, युद्ध माने संघर्ष, और जीवन भी एक युद्ध है। उसको कैसे जीते हैं आप, कैसे लड़ते हैं आप, हंस हंस करके जीते हैं कि रो रो करके जीते हैं, ये भी एक युद्ध है। ये जो संघर्ष चल रहा था 2023 से, रणभूमि जो थी, इसमें रण से भागने का कभी मन किया? देखिए, एक कभी मैंने पढ़ा था कि जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, कि जिस दिन विवेचना करूंगा कि मुझे मिला क्या, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, यानी संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। तो संघर्ष से हम लोग भागने वाले नहीं हैं, और संघर्ष हमें ताकत देता है। जब विपत्तियां हमें मजबूत बनाती हैं, और संस्मरण कितना सुनाऊं, लेकिन इन देवी जी लोगों ने भी हमको ताकत दिया है।
कहते हैं निंदक नीरे राखी आंगन कुठी चबाए। हम इनको बहुत कृतज्ञ हूं इनका कि इन्होंने इस अग्नि परीक्षा में मुझे उतरने का मजबूर किया। पहले मुझे कुछ लोग जानते थे, सांसद होने के नाते उत्तर प्रदेश के लोग जानते थे, परिचय होने के नाते कुछ और लोग जानते थे, लेकिन आज संपूर्ण भारत और भारत के बाहर अगर कोई जाना तो इनके कारण जाना। कल UWW वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष का फोन आया था, क्योंकि पूरे खेल जगत में इस घटना का असर था। इस घटना का पूरे खेल जगत में असर था, रेसलिंग के अलावा अन्य खेलों में भी असर था, क्योंकि ये आरोप मेरे ऊपर ही नहीं थे। एक तरीके से मेरे ऊपर होते हुए हमसे नीचे और हमसे ऊपर, यानी वर्ल्ड रेसलिंग या ओलंपिक जो बॉडी है उसमें जो लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। और जब मुझे राहत मिली और जज ने ये नहीं कहा कि आपको सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है। अब जैसे बात निकल करके आती बीरेश जी कि सारा सिस्टम मेरा है, 127 डेट पड़ी है, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, हर डेट को मैं हाजिर हुआ। और ये श्रीमान लोग 6 महीना गवाही देने के लिए नहीं आए। अब कह देना तो आसान है, लेकिन जिस दिन जजमेंट बाहर आएगा और पूरी प्रोसीडिंग जब बाहर आएगी, आपके पास मीडिया में आएगी, तब ये फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब आज फिर बड़ा आसान है, अरे भाई जाओ ना, हाई कोर्ट जाओ, आपका राइट है, आप जाओ। लेकिन आपके परिवार के लोग गवाही नहीं दिए, परिवार के लोग गवाही नहीं दिए, बिना नाम लिए। जिसने धरने का परमिशन लिया और जो कई मामले में गवाही था, इन्हीं लोगों के परिवार का था। ये फैमिली ड्रामा, उस ड्रामे का एक मेंबर था, वो गवाही नहीं दिया, तो हम क्या करें? 5 बार 7 बार डेट पर आपको बुलाया जाता है, आप आने के तैयार नहीं है। 127 तारीख पड़ी है और मैं हर तारीख का हाजिर हुआ हूं। 127 दिन हेयरिंग हुई है, 4 जज लगे हैं। ये कोई जज जो फैसला सुनाता है वो एक दिन का नहीं सुनाता है कि 15 दिन सुना उसने। फर्स्ट डे से पहले एक महिला जज थी, पहले एक सरदार जी जज थे, फिर एक महिला जज थी, फिर और पुरुष जज थे, ये चौथे जज है। और ये सब अपनी ओपिनियन और अपने अनुभव ये सब शेयर करते हैं कि कोई गवाही दे रहा है तो क्या भाव है, ये सब शेयर करते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं एक जज का जजमेंट नहीं है, ये 4 जज का जजमेंट है। और 127 दिन इसकी सुनवाई हुई है, हर सुनवाई पर हम हाजिर रहे। तुम क्यों भगे भाई? क्यों बहाना किए? कल नहीं आ पाएंगे, परसों नहीं आ पाएंगे, नरसों नहीं आ पाएंगे, 6 महीने नहीं आ पाएंगे, क्यों किए? चलो तुम्हारा राइट है, करो। लेकिन बात यहां से शुरू हुई कि इन लोगों ने भी मेरे ऊपर एहसान किया है। एहसान? हाँ, एहसान किया। अभी नहीं बोलूंगा समय आने पर, लेकिन उन्होंने बहुत एहसान किया मेरे ऊपर। तो जब आप अपनी बेगुनाही साबित करने कोर्ट में जाते थे और सामाजिक जीवन में आप रहने वाले व्यक्ति हैं, सांसद हैं, तो जब कोर्ट में जाते थे या जाने से पहले गोंडा से चलते होंगे, दिल्ली से चलते होंगे, मन स्थिति क्या होगी? देखिए, एक तो मैंने अपने आप को अपराधी नहीं माना। मैंने कभी भी फर्स्ट डे से आज तक मैंने अपने आप को अपराधी माना ही नहीं। और दूसरा, कोर्ट में जाने पर कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट एक संवैधानिक व्यवस्था देश के हर नागरिक के लिए है। और मैं हर औपचारिकता को पूरा किया हूं। मैं हर औपचारिकता को पूरा करता हूं कि जज साहब के आने पे पहले खड़े हो जाना, अगर वो कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाना। ये जज साहब का सम्मान नहीं है, ये हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है कि न्यायपालिका के नीचे हैं आप, तो उस कुर्सी का सम्मान है।
मैंने हर प्रोटोकॉल, और यही नहीं, कभी भी किसी अदालत पर मैंने प्रोटोकॉल को से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं की। और इसलिए मेरी मनःस्थिति बहुत मजबूत होती थी। मैं जानता था कि मेरी परीक्षा ली जा रही है। और कभी मैंने अपने आप को अपराधी नहीं माना, इसलिए कोई हमें इसका बोध नहीं था, अपराध का बोध नहीं था। जब आपके ऊपर आरोप लगा जी। नंदनी नगर में, जब आपने पहली बार मीडिया से सामना किया, तो आपने कहा कि मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। नहीं, ये पहली बार नंदनी में नहीं कहा था। जी। 18 जनवरी को जब मीडिया पूरा घर घेरे हुई थी, मौका लगा था, तब कहा था कि जब सांस लेने का मौका लगा, सांस लेने का, क्योंकि तो सांस भी नहीं लेने देते, तो जब सांस लेने का मौका लगा तो मैंने कहा भाई देखो, ये सब झूठ है, मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है, और एक भी षड्यंत्र अगर सही साबित पाया जाएगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, फांसी पर लटक जाऊंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। और इस बात पर मैं कायम रहा। अब इस बात को कहने का आधार क्या है, कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, अपने आप को जानता हूं। हम कब नंगा हुए हैं हम जानते हैं, और कहां कहां नंगा हुए हैं हम जानते हैं, और हर आदमी जानता है। 2 मिनट अपना जीवन पढ़ने में लगता है, 2 मिनट, 1 मिनट, तो हम आपको नहीं जानते, अपने आप को जानते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि लटक जाऊंगा। जो नाबालिग थी वो भी मुकर गई, जिसने आरोप लगाया, वो सब तमाम? वो केस मेरे सामने आया ही नहीं, मेरे सामने आया ही नहीं। कब लगा, कैसे लगा, कब उठा, ये मेरे सामने नहीं आया। जिनका आप शुक्रगुजार हो रहे हैं ना। एक बड़ी साजिश की भी बात थी कि पार्टीबाजी हो गई, आप बीजेपी के, कांग्रेस। मुझे तो वो चुनाव भी याद है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाला, जो दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे थे, जो चुनाव नहीं हो पाया था, जिसमें आप आमने सामने। अगर मंथरा ने और कैकेयी ने साजिश न किया होता तो राम जी का क्या होता? अयोध्या के राजकुमार बन करके रह जाते। तो निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो मैं उससे सबक लेता हूं। यदि कैकेयी और मंथरा ने राम जी के खिलाफ षड्यंत्र ना किया होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते। और ये जो मेरे साथ हुआ है, मेरा मानना है कि ये भी कोई बड़ा कारण है। कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। अभी इतना समझ में आ रहा है कि इस देश में हजारों लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं, और जिले जिले में एक गैंग है, जिले जिले में एक गैंग है, जिस गैंग में वकील भी हैं, जिस गैंग में लड़कियां भी हैं, जिस गैंग में कम उम्र की भी लड़कियां हैं, जिस गैंग में बड़ी उम्र की भी लड़कियां हैं। आप पेमेंट कितना करेंगे? अगर आप पेमेंट करने क्षमता है तो पास्को लगाने वाले भी बैठे हैं, जिले जिले पर। तो राष्ट्रीय संकट है, राष्ट्रीय संकट है ही है, राष्ट्रीय संकट है। हर ऑफिस में, हर घर में, हर रिसेप्शन। बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, जिले स्तर पर एक गैंग है, एक रैकेट है। हर जिले में लगभग एक रैकेट है, जिसमें कम उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक की लड़कियां हैं। जैसा पेमेंट देंगे वैसा मुकदमा लिखा जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि इसके कारण तमाम लोग आत्महत्या कर गए, तमाम लोग पलायन कर गए, तमाम बच्चे आत्महत्या कर गए, तमाम साधु संत जहर खा लिए। हम नाम लेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अधिकारी लटक गई। तो ये मेरा केस, जिनके ऊपर झूठा चार्ज लगता है, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, उनको ये मेरा केस संबल का काम करेगा, ताकत देगा। और आपका व्यवहार भी। हाँ, लड़ो,
भगो मत, लड़ो। और जो परिवार वाले साथ छोड़ देते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके बच्चे के ऊपर आरोप लग गया, आपके घर में किसी के ऊपर आरोप लग गया, तो आरोप लगने मात्र से अपने बच्चे को दोषी मत मानो, उसके बगल में खड़े रहो, मजबूती दो। अगर उसके ऊपर गलत है तो लड़ो और शर्मिंदा मत हो। जहर खाने की जरूरत नहीं है, नदीम कूदने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को मेरा ये केस ताकत देगा। आप किसी भी आज के तारीख में किसी भी ऑफिस में किसी भी पढ़े लिखे को अगर ये फर्जी आरोप लगेगा तो सबसे पहले भूषण सिंह की याद आएगी, तो शायद उनको ताकत देगा। जी, वो कौन सा एक मन रहा आपका जो आपको अंदर से ताकत दे रहा था? उसके लिए आप कोई भी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ आप अध्ययन जो करते हैं, उस अध्ययन में कुछ कविताएं होती हैं जो संबल देती है, ताकत देती है। मैंने एक कविता पढ़ी थी, बहुत, अब कितनी बार कहूं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न गहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं। तो जो समस्या है उससे आपको लड़ना पड़ेगा, पलायन करने से किसी का भला होने वाला नहीं है। और जब आप बरी हुए तो आपके मन में वो कौन सा भाव आया? कोई विजय का भाव नहीं आया। बरी होते ही मैं झुक गया, बरी होते ही मैं झुक गया। और अगर आप देखिए, बरी होने के पहले मेरी हर बात में लगता था अहंकार है, हर बड़ी बात में लगता था ठसक है, ठकुरई दिखा रहा है, दबदबा दिखा रहा है। और बरी होते ही मेरी भाषा बदल गई। मैंने किसी को एक शब्द अपशब्द के रूप में नहीं कहा, और बड़े लचीलापन, अब इससे ज्यादा लचीलापन अगर हो जाएगा तो मैं सांप की तरह मारा जाऊंगा, पीटा जाऊंगा, जिसने काटना छोड़ दिया था। जितना हो सकता मैं लचीला हो गया, और ना बोला हूं ना बोलूंगा। उसके लिए भी तो कोई भाव आया होगा, कुछ पढ़े होंगे। अरे बेचारे, जैसे कई अपने ऊपर आरोप ले ली, जिंदगी भर ताना मारा जाता है, हैं? अब द्रोणाचार्य ने अगर एकलव्य का अंगूठा ना मांगा होता तो एकलव्य महाभारत के किस कोने में फिट होते? क्योंकि महाभारत में तो उनका कोई रोल था नहीं। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने अपयश लेकर के एकलव्य को अमर कर दिया। वैसे ये बेचारी देवी जी लोगों ने हमको अमर कर दिया, हमको पूरा हीरो बना दिया। बेचारी अब जस लेकर के घूम रही है। पूरा परिवार, दोनों बेटे, पत्नी, बेटियां, बहू, पूरा परिवार आपके साथ रहा? पूरा परिवार नहीं, हजारों परिवार यार, पूरे देश में इतना बड़ा समर्थन मिला। आज तक वीरेश जी यौन उत्पीड़न के मामले में पूरे विश्व के अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप पढ़िए लिखिए, इतना बड़ा षड्यंत्र किसी ने नहीं हुआ, और इतना बड़ा लंबा आंदोलन नहीं चला। मेरे ऊपर आरोप किसने लगाया? वर्ल्ड चैंपियन। मेरे ऊपर आरोप किसने लगाया? ओलंपियन। मेरे ऊपर आरोप किसने लगाया? एशिया चैंपियन। अब मेरे लगाने वाले इन्हें जो है बच्चों के पीछे छुप करके कौन खड़े थे? दीपेंद्र हुड्डा। कौन खड़े थे? तीर कौन चला रही थी? निशाना कौन, कहाँ मारो? प्रियंका गांधी। अच्छा, वो कोने में खड़ा है, वो कौन बता रहा था? आम आदमी पार्टी। और जरा मोहल्ले में कौन इधर उधर चला गया है? टुकड़े टुकड़े गैंग। फिर ये किसान भाई, फिर वो खालिस्तानी भाई, कनाडा में प्रदर्शन, यूएस में प्रदर्शन। तो भैया देश की गिनी चुनी 2-4 पार्टियां छोड़ करके बाकी तो सब थे मेरे खिलाफ। और महीनों चला, एक दिन नहीं चला, और 2 बार चला। 2 बार चला, एक बार नहीं चला, 2 बार चला, और महीनों चला। वर्ल्ड चैंपियन, अरे मेडल ले गए, हरिद्वार में बहा दिए बेचारे। ये तो एक कोई किसान नेता है, दौड़ करके गया, ले आया पकड़ करके, नहीं, मेडल बहा दिए थे। और इतना रोए उस दिन कि हरिद्वार का असर जो है कानपुर तक पाया, गंगा एकदम ऊंचे उफाल पर आ गई। इतना रोए आंसुओं से, अरे आंसुओं से इतना रोए। अब क्या बताएं, ऐसा षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ। फिर सीरियस होकर कहता है ऐसा षड्यंत्र किसी के साथ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी आरोप लगा, लेकिन इतना आंदोलन नहीं हुआ। और
लगाने वाले कौन? वर्ल्ड चैंपियन। समर्थन में कौन? प्रियंका गांधी। हैं? इशारा कौन कर रहा है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग। ये अभी जंतर मंतर पर जो बैठे थे सब, ये 2-1 को छोड़कर सब तो बैठे थे, वही वाले बैठे थे। तो इतना बड़ा षड्यंत्र भी नहीं किसी के साथ हुआ। इतने लोग, तमाम पूंजीपति भी थे जो पीछे से खेल रहे थे। पूंजीपति 42 लोग हैं, 42 लोग, 42 लोग हैं। पार्टी और व्यक्ति मिलाकर के 42 लोग हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता ने स्क्रिप्ट लिखी थी। अरे कि ऐसे जाओ, ऐसे नहीं होगा, ऐसा धरना देने से नहीं होगा, ऐसे लिखा जाए। स्क्रिप्ट लिखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता, बड़े किसी ने एक स्क्रिप्ट लिख करके दिया कि ऐसे नहीं होता, आपको ऐसे करना पड़ेगा। और उसके बाद आज आपके सामने बैठा हूं। तो इन जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अमर कर दिया, कैकेयी और मंथरा ने राम को पुरुषोत्तम राम बना दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। अब देवी जी लोगों का आशीर्वाद देखो कहाँ तक जाता है, हम क्या बनने वाले हैं। अब गुरु जी के यहाँ तक तो पहुंचा दिया है, अब देखो आगे क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होगा। जो आपको लगा कि पूरा विश्व का ये सबसे बड़ा साजिश है, तो अंतर मन में अरे बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा, हाँ, बड़ा मजा आया। एक को दिन जिम छूटा नहीं? अरे नहीं, एक दिन ये बड़ा मजा आता है। वो लोग बड़े भाग्यशाली होंगे, देखिए वो बड़े भाग्यशाली होंगे जिनको किसी अच्छे काम के लिए लड़ने का मौका मिलता है। जैसे जो 47 में जिनके बाप दादा लड़े, 47 के पहले लड़े, तो आज वो कहते हैं ना कि मेरे बाप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इमरजेंसी में लड़े थे, उसके पहले लड़े थे। तो लड़ने का मौका सबको नहीं मिलता है, कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता है। भगवान सबको नहीं देता है, लड़ने का मौका सबको नहीं देता। मुझको लड़ने का मौका दिया, ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। और इसके पहले भी कई प्रकरण है, चूंकि लंबा हो जाएगा, जाना है। आज मैं यहाँ होता ही नहीं अगर लड़ा ना होता तो। इस संघर्ष पर, इस लड़ाई पर एक कविता हो जो आप प्रेरित करते हैं ना? आपकी इस कविता से मैंने देखा है कि जब आप हजारों स्टूडेंट्स को संबोधित करते हैं कॉलेजेस में, तो कविताओं के माध्यम से उनको उद्वेलित करते हैं, एक संचार देते हैं। तो ये जो हमारा आपका इंटरव्यू हो रहा है, जब विश्व की सबसे बड़ी साजिश है, तो इस इंटरव्यू को भी विश्व पटल पे देखा जाएगा। तो जब देखा जाएगा तो ये उद्घोष भी होना चाहिए यहां से। नहीं, देखिए अभी मैंने दिनकर जी की कविता का उल्लेख किया, तो अब इस समय तत्काल में मेरे पास कोई कविता जल्दी के कारण याद नहीं आ रही है, लेकिन इतना है कि ये जो अवसर है भगवान सबको नहीं देता। संघर्ष करने का अवसर भी किसी किसी को मिलता है। 70 साल की उम्र में संघर्ष से मन नहीं भरा? 100 साल तक करेंगे संघर्ष। गुरु जी ने बता दिया कि 100 साल तक संघर्ष रहना है, संघर्ष में रहना है 100 साल तक। 100 साल? हाँ, 100 साल तक। अच्छा, हाँ, आज गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। आभूषण है क्या ये संघर्ष? हाँ, संघर्ष पुरुषों का आभूषण है, लेकिन अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए। तो अब इस रणभूमि में, धर्म युद्ध में, रण क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में बृजभूषण शरण सिंह की क्या भूमिका होने वाली है? जो ईश्वर ने तय कर रखा होगा वही है, वही जो राम रच रखा। कुछ आपने भी रचा होगा? नहीं, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। आप चाहते हैं कि मैं ट्रेन से जाऊं, ईश्वर कहता है कि ट्रेन लेट है, फ्लाइट से चले जाओ, तो ये काम ईश्वर का है। कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं, ईश्वर के हाथ में। बृजभूषण शरण सिंह को लोग जानते हैं, वो ये जानते हैं कि वो संघर्षशील हैं, जिद्दी हैं, और साथ ही साथ अपने मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो जो बृजभूषण शरण सिंह 2024 में सांसद नहीं हो पाए और अपने को चूका हुआ कभी नहीं मानते, जिद्दी और अहंकारी तो हम इतना हैं कि एक व्यक्ति ने बचपन में मुझको चाकू मार दिया, चोरी कर रहा था, और 1 साल बाद मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने उससे पूछा कि तुमने क्यों मारा।
उसने कहा हम आपको पहचानते नहीं थे, हम चोरी कर रहे थे, आप हमको पकड़े, मेरा हाथ खाली था, मैंने मार दिया, तो मैंने उसको छोड़ दिया। एक बार मेरे ऊपर गोली चली थी, मैंने उनको माफ कर दिया। कम से कम 10 घटनाएं हैं प्रमाण सहित जो मैंने लोगों के साथ व्यवहार किया है। तो इसके अलावा एक रूप तो ये है और एक रूप ये भी है कि ऐड़ी ऐड़ न छाड़िए जहाँ ले ऐड़ बिकाए, क्योंकि स्वाभिमान को गिरा करके जिंदा रहना ठीक नहीं है। ऐड़ी ऐड़ न छाड़िए जहाँ ले ऐड़ बिकाए। अच्छा, हाँ, बिना ऐड़ के चारवा घास लतेरी खाए। अगर स्वाभिमान मर गया तो जीवन मर गया। लेकिन किसी कमजोर के आगे यह सर झुक गया, अपनी गलती मान लिया, तो उससे नुकसान नहीं होता है। लेकिन वही यही सर अगर किसी अहंकारी के चरणों में गिर गया तो उससे बढ़िया मृत्यु है। तो इन देवियों को भी क्षमा कर देंगे? अब पहले ये, अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या, ये अलग प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया तो अलग है, कानूनी प्रक्रिया तो अलग है। भाई आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन ये मुझे बड़ा आदमी बनाने ही के लिए ही इन्होंने ये जहर पिया है। एक सवाल है जी, जो यूपी की जनता, आखिरी सवाल है, यूपी की जनता, देश की जनता, गोंडा की जनता, देवीपाटन मंडल की जनता, पूर्वांचल की जनता, अवध की जनता ये जानना चाहती है, जो बृजभूषण शरण सिंह 24 में सांसद नहीं बन पाए, जो आज भी युवा दिखते हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, जिम जाते हैं, युवाओं को भी मात देते हैं, ये पेट्रोल खत्म नहीं होता पापा। तो जब पेट्रोल नहीं खत्म है, एक ऐड आता था, क्या करूं पापा जी पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। तो ये जो पेट्रोल खत्म नहीं हो देखिए, रहा, राजनीति में मेरी भूमिका रहेगी, लेकिन रूप क्या होगा, कोई जरूरी नहीं कि राजनीति आप एमपी एमएलए बन करके ही करें। राजनीति से मेरी रुचि समाप्त होने वाली नहीं है। जब तक रहूंगा राजनीति करूंगा, लेकिन भूमिका क्या होगी ये ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन राजनीति में सक्रिय तो रहूंगा। अब खुद बनूंगा या मेकर बनूंगा, ये भगवान को तय करना है। बृजभूषण शरण सिंह, खुद बनूंगा या मेकर रहूंगा, यानी किंग मेकर रहूंगा, ये 27 में तय होगा, भविष्य में तय होगा। बरी होने के बाद, रितेश्वर जी महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद वृंदावन पहुंचे, अपनी बेबाक इंटरव्यू में सब कुछ बताते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ में रितेश्वर जी महाराज की मूर्ति, गुरु संत हनुमान गढ़ी के भक्त रहे बृजभूषण शरण सिंह, संत आश्रम में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।